मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें हमने शिक्षण सूत्र या भाषा के जो कौशल या शिक्षण विधियों के जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने भाषा के कौशलों के बारे में चर्चा करी और जो भाषा के प्रमुख कौशल या उनका मनोवैज्ञानिक क्रम है, 4 कौशल होते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। उनके बारे में हमने कुछ चर्चाएं करी, इनपुट आउटपुट आदि चर्चाएं करी, ग्रहण, अभिव्यक्त्यात्मक। अच्छा, जिसमें विस्तार से हमने चर्चा करी श्रवणम कौशल की, और आज हम भाषण कौशल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, द्वितीय नंबर के जो मनोवैज्ञानिक क्रम है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। द्वितीय नंबर जो भाषा का कौशल है उसका नाम है भाषण कौशल। उसका नाम क्या है? भाषण कौशल। और भाषण को बोलते हैं वदन। वदन का मतलब होता है बोलना, और हिंदी में इसे कहते हैं वदन कौशल, यानी भाषण को हम कहते हैं बोलना। इस भाषण का मतलब क्या होता है? बोलना। हिंदी में कहते हैं श्रवणम का मतलब सुनना, और भाषण का मतलब होता है बोलना। तो बोलने का जो कौशल होता है उसे कहते हैं भाषण कौशल। क्या कहते हैं? भाषण कौशल। अच्छा, भाषण कौशल के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है शुद्धोच्चारण पूर्वक वदनम। शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति, अपने मंतव्य का मौखिक रूप से संप्रेषण करना। शुद्ध उच्चारण पूर्वक वदनम का मतलब हुआ शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना। शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना। देखो, बोलेंगे तो सही, लेकिन ऐसे नहीं कि अस्पष्ट भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं। भाषा का जो प्रयोग करेंगे कैसा होना चाहिए? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण करते हुए हम क्या करेंगे? बोलेंगे। वदन का मतलब होता है बोलना, और भाषण कौशल का मतलब होता है बोलने वाला कौशल। जो अब तक पढ़ा है, जो अब तक सुना है, जो अब तक हमने जो सुन लिया, उस सुने हुए को अब हम क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। और सुनने में क्या कर रहे थे? ग्रहण कर रहे थे। जो ग्रहण कर लिया उसको हम क्या कर रहे हैं? इनपुट को आउटपुट करेंगे, है ना। तो सुना है, जो शुद्ध उच्चारण करना है, और शुद्ध उच्चारण करते हुए हम बोलते हुए इसको विकास करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। शुद्ध उच्चारण पूर्वक या शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना। उद्देश्य की बात करें तो इसका मतलब है मौखिक अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्त नहीं करना है, हमें बोल करके अभिव्यक्त करना है। अर्थात अपने मंतव्य, मन का मतलब होता है मन के जो विचार है उन विचारों का मौखिक रूप से संप्रेषण करना। संप्रेषण का मतलब प्रदान करना, ठीक है। भाषण कौशल की बात करें तो शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलना, मौखिक अभिव्यक्त करना यानी अपने मंतव्य का मौखिक रूप से संप्रेषण करना। भाषा शिक्षण का एक द्वितीय कौशल है। प्रथम कौशल था जिसका नाम था श्रवण कौशल, और यह कौशल कौन सा है? द्वितीय कौशल है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक उच्चारण ही भाषण कौशल कहलाता है। यानी शुद्ध उच्चारण पूर्वक उच्चारण करना ही, इसमें जोड़ सकते हैं आप लोग, उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। यानी शुद्ध उच्चारण पूर्वक उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। यह जन्मजात नहीं होता, व्यक्ति जन्म से सीख के नहीं आता है। क्योंकि जो बोलता है ना व्यक्ति, कोई भी इंसान जो बोलता है वह जन्म से नहीं सीखता है, वह अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब दूसरों को देख करके सीखता है। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, और करण का मतलब अभ्यास करके। यह जन्मजात नहीं होता। यह जो होता है ये कैसे? जन्मजात नहीं होता। तो कैसे होता है? ये जन्मजात नहीं होकर के अनुकरण व अभ्यास के द्वारा होता है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? भाषण कौशल की। तो भाषण कौशल जो होता है यह जन्मजात नहीं होता है, अपितु यह अनुकरण व अभ्यास से होता है। जितना अनुकरण करेंगे, जितना लोगों को देखेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही हमें अभ्यास होगा, और उतना ही हमारे भाषण कौशल का विकास होगा, ठीक है। अच्छा, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही इसका विकास होगा। तो यह जन्मजात नहीं होता है, यह अनुकरण व अभ्यास से होता है। यह कौशल वातावरण से प्रभावी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भाषण कौशल व्यक्ति की जो भाषा होती है उसके वातावरण से प्रभावित होती है।
कहते हैं कि ग्राम्य परिवेश में रहने वाला गांव की भाषा का बोलता है और शहरी वातावरण में या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति शहरी भाषा का प्रयोग करता है, वह उसके वातावरण के अनुसार होती है। किसी भी व्यक्ति की भाषा को सर्वाधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वह वातावरण करता है, कि जैसे वातावरण में व्यक्ति रहता है वैसी उसकी भाषा हो जाती है। कहते हैं कि वाणी जो होती है व्यक्ति की, वह वाणी उसके वातावरण के अनुसार ही होती है, उसकी भाषा का जो तरीका होता है। इसलिए कहा गया है कि यह कौशल वातावरण से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? वातावरण से। कहते हैं कि ग्राम्य यानी गांव में, ग्राम्य का मतलब गांव में रहने वाला ग्राम्य भाषा तथा शहरी वातावरण में रहने वाला शहरी भाषा का प्रयोग करता है। तो वह उसकी भाषा का निर्भर करता है उसके वातावरण पर। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। भाषण कौशल की बात करें तो भाषण कौशल का जो अर्थ है वह है शुद्ध उच्चारण पूर्वक वदनम। शुद्ध उच्चारण पूर्वक वदनम यानी शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलना। उद्देश्य है इसका मौखिक अभिव्यक्ति। इसका मतलब होता है अपने मंतव्य का यानी मन के विचारों का मौखिक रूप से संप्रेषण करना। ठीक है, भाषा शिक्षण का द्वितीय कौशल है यह भाषण कौशल द्वितीय कौशल है। शुद्ध उच्चारण पूर्वक उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। यह जन्मजात नहीं होता है अपितु यह अनुकरण व अभ्यास से होता है। यह कौशल वातावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि ग्राम्य क्षेत्र में रहने वाला गांव की भाषा का तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति शहरी भाषा का प्रयोग करता है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने पढ़ा और भाषण कौशल हो गया, बोलने लगे कुछ बोल रहे हैं और बोलने का मतलब आपका मतलब भाषण कौशल का विकास हो गया, आपको भाषण कौशल अच्छा है। नहीं, शब्दों का उच्चारण करना ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल है। क्या है भैया? शुद्ध। भाषण कौशल का मतलब ये हुआ कि भाषण कौशल ऐसे नहीं है कि आप जो भी आ रहा है मन में, जो भी आपकी जीवा पर, जो भी आपके मन में हो बोल रहे हो और आपका भाषण कौशल हो रहा है। नहीं, भाषण कौशल का मतलब यह है कि आप कितना शुद्ध उच्चारण करते हैं। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही क्या है? भाषण कौशल है। कहा गया है, कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि यद्यपि बहुनादिशे ग्रंथान तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनो महाभूताय सकलम सकृत। यद्यपि बहुनादिशे ग्रंथान, यद्यपि जैसे भी उसने बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा, किसी व्यक्ति ने बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसने कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लिया और उसको शब्दों के अर्थ पता लग गया, तो इसका मतलब उसको शब्दों का ज्ञान हो गया। और किसी व्यक्ति ने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ भी लिया, फिर भी उसको शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं है, तो उसका पढ़ा हुआ बेकार है। कहते हैं कि यद्यपि बहुनादिशे ग्रंथान तथापि बटपुत्र व्याकरणम, कि यदि किसी ने बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा फिर भी बहुत सा बटपुत्र व्याकरण तो बहुत कुछ व्याकरण को पढ़ लिया, तो उसने जो शब्दों का जो रहस्य है, शब्दों का जो अर्थ है, उसका उसे ज्ञान हो गया। कहते हैं कि यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो स्वजन का मतलब होता है आत्मीयजन, यानी स्वजन का मतलब होता है आत्मीयजन और स्वजन का मतलब होता है कुक्कुर, कुत्ता। तो उसको इसका भी ज्ञान नहीं होगा कि स्वजन का मतलब क्या होता है या स्वजन का मतलब क्या होता है। स्व का मतलब होता है अपना, जन आदमी, आत्मीयजन अपना व्यक्ति, और स्वजन का मतलब होता है कुक्कुर यानी कुत्ता। तो यदि उसको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उसको इसमें भी फर्क महसूस नहीं आएगा और दोनों शब्द एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे सकलम का मतलब होता है पूर्ण और शकलम का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे सकृत का मतलब होता है एक बार और सकृत का मतलब होता है मल। सकृत का मतलब क्या होता है? मल यानी गंदगी। तो यद्यपि बहुनादिशे ग्रंथान तथापि पटपुत्र व्याकरणम, यदि उसने बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ा फिर भी थोड़ी संस्कृत पढ़ ली या व्याकरण को पढ़ लिया,
तो वह स्वजन यानी आत्मीजन में और स्वजन यानी कुत्ते में, सकलम यानी पूर्ण में और शकलम यानी खंड में, सकृत यानी एक बार में और सकृत यानी मल में अंतर करना उसको पता लग जाएगा। इसलिए इतनी तो उसको ज्ञान होना आवश्यक है। कहा गया है क्योंकि शब्दों का उच्चारण करना संस्कृत भाषा या मातृभाषा का कौशल नहीं है। बोल दिया कुछ भी बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भाषण कौशल है, नहीं। भाषण कौशल का असली तात्पर्य यह है कि उसको शब्द जो भी बोलेगा उनका शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, नहीं तो फिर वह स्वजन को आत्मीजन को तो यह समझने लग जाएगा और इसको यह समझने लग जाएगा। इसलिए इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए भाषा जो भाषण का श्रवण आधार श्रवण होता है और जो भाषण कौशल होता है ना, उस भाषण कौशल की बात करें तो इसका जो मुख्य आधार है वह उसका है श्रवण। जितना वह सुनेगा, जितना जैसा सुनेगा वैसा ही वह क्या करेगा, बोलेगा। तो सुनना उसके लिए बहुत आवश्यक है। जो भाषण का जो मुख्य आधार है वह क्या है, श्रवण कौशल होता है। भाषण कौशल विकास के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, उन उपाय की हम बात करते हैं। भाषण कौशल के विकास के लिए उपाय, सबसे पहले संभाषण करवाना चाहिए। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। संभाषण का मतलब भाषण का आयोजन होना चाहिए, संभाषण करवानी चाहिए। कथा कथन कहना चाहिए, कथा होनी चाहिए। चित्रपटन, चित्र को देखो और पढ़ो। नाटक का अभिनय करना। भाषा रूपी क्रीड़ा, खेल यानी भाषा की खेल होना चाहिए। अभ्यास व अनुकरण होना चाहिए। भाषण कौशल का विकास के लिए, भाषण कौशल के विकास के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। एक तो संभाषण करना चाहिए। ठीक है, संभाषण का मतलब भाषण की प्रतियोगिता होनी चाहिए। कथा और कथन विधि होनी चाहिए, एक प्रयोग होना चाहिए। कथा कहने का एक आयोजन होना चाहिए। चित्र को देखो और पढ़ने का एक आयोजन होना चाहिए। नाटक का अभिनय करने का आयोजन होना चाहिए। भाषा रूप खेल होना चाहिए और अभ्यास व अनुकरण करना चाहिए। इसके द्वारा हम भाषण का जो विकास है उसको और अधिक कर सकते हैं। किस किस के द्वारा, संभाषण के द्वारा, कथा कथन के द्वारा, चित्रपटन के द्वारा, नाटक के अभिनय के द्वारा, भाषा क्रीड़ा के द्वारा, अभ्यास व अनुकरण के द्वारा। तो भाषण का जो कौशल है उसका विकास इनके द्वारा हो सकता है। संभाषण, कथा कथन, चित्रपटन, नाटकाभिनय, भाषा क्रीड़ा, अभ्यास व अनुकरण के द्वारा हो सकता है। ठीक है, देखिए एक होता है उच्चारण के समय ध्यान रखने योग्य बातें। कई बार व्यक्ति को यही नहीं पता होती कि कहाँ हमें जो हमारे ये चिन्ह हैं, चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ विसर्ग का प्रयोग होगा, कहाँ हलंत का प्रयोग होगा, कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, कहाँ कोमा जो होता है उसका प्रयोग होगा, अर्धविराम का प्रयोग होगा। तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सी गति का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ हमें यानी कि गति को उतार चढ़ाव करना है, कैसे हमें यत्न का प्रयोग करना है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले मात्रा व लय का ध्यान होना चाहिए। मात्रा व लय का ध्यान, मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ऋस्व या दीर्घ जो भी प्लुत मात्रा है, जो भी मात्रा है उन मात्रा का ध्यान होना चाहिए। और लय, लय का मतलब होता है यदि गद्य और पद्य का हम जब पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनमें कौन सी लय का हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है बल, बल का मतलब स्थान प्रयत्न का ध्यान होना चाहिए। विराम चिन्ह तथा यति, यति का प्रयोग, यति का मतलब रुकना, कहाँ रुकना है, विश्राम कहाँ करना है, इसका भी हमें क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। गति, कितनी स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं, कितनी हमारी गति है उसका, और स्वर का आघात कि यानी स्वर का हम प्रयोग जो कर रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान होना चाहिए। यानी ध्वनि का जो उतार चढ़ाव है वो भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे स्वर है, ऋस्व स्वर है तो हम दीर्घ प्रयोग कर रहे हैं मात्रा का, और दीर्घ है और ऋस्व प्रयोग कर रहे हैं तो मात्रा का उतार चढ़ाव है ना पद्य में, वो कैसा होना चाहिए। एक है स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो अभिव्यक्त करने का तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उच्चारण के समय क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें मात्रा व लय का ध्यान, बल का ध्यान यानी स्थान प्रयत्न का ध्यान, विराम तथा यति का ध्यान, गति तथा स्वराघात का ध्यान, ध्वनि जिसे उतार चढ़ाव कह सकते हैं, और स्पष्ट अभिव्यक्ति, इन सब का हमें क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मात्रा व लय का ध्यान, बल का ध्यान, विराम तथा यति का ध्यान, गति तथा स्वराघात यानी उतार चढ़ाव, और स्पष्ट अभिव्यक्ति, इन सब का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए।
भाषण कौशल की विधियां, ये भाषण कौशल का विकास किस किस विधि के द्वारा हो सकता है, अब हम उन विधियों की चर्चा करते हैं। देखिए, भाषण कौशल की विधियों की बात करें, एक विधि है जिसका नाम है कथा कथन विधि। कथा कहना और कथा कहलवाना। कथा कथन विधि, भाषण स्पर्धा विधि, भाषण का आयोजन करने वाली विधि, वाद विवाद विधि, समूह में संभाषण विधि, अंत्याक्षरी विधि, अनुवाचन विधि सभी छात्रों द्वारा। अनुवाचन, एक होता है अनुवाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। एक होता है अनुकरण वाचन छात्र द्वारा, एक एक छात्र के द्वारा। गीत विधि, यानी गीत के माध्यम से भी भाषण कौशल का विकास होता है। कथा कथन विधि, विधियों की बात करें, पहली विधि कौन सी है, कथा कथन विधि। भाषण स्पर्धा विधि, वाद विवाद विधि, समूह संभाषण विधि, अंत्याक्षरी विधि, अनुवाचन विधि यानी सभी छात्र करेंगे, अनुकरण वाचन विधि यानी छात्र द्वारा, एक छात्र के द्वारा, और एक गीत विधि। कितने प्रकार की विधियां हो गई, 8 प्रकार की विधियां। अच्छा, इन विधियों की बात करें, पहली है कथा कथन विधि। भाषण कौशल के विकास के लिए हम लोग कथा कथन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, भाषण स्पर्धा का आयोजन करवा सकते हैं, वाद विवाद करवा सकते हैं, समूह में भाषण दिलवा सकते हैं, अंत्याक्षरी का आयोजन करवा सकते हैं, छात्रों के द्वारा जो पढ़ाया गया है उसका अनुवाचन करवा सकते हैं या अनुकरण वाचन करवा सकते हैं, और गीत विधि का या गीत कार्यक्रम का प्रयोग या हम लोग आयोजन करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए भाषण कौशल की विधियों की बात करें तो आपको सबको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कथा कथन विधि, भाषण स्पर्धा विधि, वाद विवाद विधि, समूह संभाषण विधि, अंत्याक्षरी विधि, अनुवाचन विधि और अनुकरण वाचन और गीत विधि का विकास या प्रयोग किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः इस सब से यही है कि निष्कर्ष निकलता है, वस्तुतः भाषण एक ज्ञान नहीं होकर कौशल है। ये नहीं समझे कि ये जो जो भाषण है ना, बोलने का जो एक तरीका है, ये ज्ञान है। अरे भैया, ज्ञान नहीं है, एक कौशल है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। ऐसे नहीं, हर कोई व्यक्ति भाषण में भी पारंगत नहीं हो सकता है। पारंगत होने के लिए उसमें इन सब कौशलों का विकास होना चाहिए। कौशल का मतलब उसमें बहुत कुछ चीज़ों का उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भाषण एक ज्ञान नहीं होकर के अपने आप में क्या है, कौशल है, एक तरीका है, और यह हर किसी में नहीं होता है, जिसे अभ्यास के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि वह व्यक्ति अपने आप सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्योंकि निष्कर्ष यही निकला कि भाषण एक ज्ञान नहीं होकर कौशल है, जिसे अभ्यास के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है, अभ्यास के माध्यम से। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही उसमें चमक आएगी, उसके भाषण कौशल में क्या होगा, उसका विकास होगा, उसके भाषण में क्या होगी, अत्यधिक चमक आएगी, है ना। क्योंकि अभ्यास के बिना भाषण कौशल अधूरा है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही भाषण कौशल क्या होगा, पूर्ण होगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ हमारा जो भाषण कौशल है उसके हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना कि भाषण कौशल का जो प्रयोग करेंगे तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे, कहाँ क्या करना है, कैसे मात्राओं का प्रयोग करना है, शुद्ध उच्चारण करना है, ठीक है, और कौन कौन सी प्रतियोगिताओं के माध्यम से भाषण कौशल का विकास हो सकता है, कैसे कैसे आयोजन करने चाहिए, इन सब के बारे में हमने यहाँ भी चर्चा करी है। एक हमारा कौशल है जिसकी हम बात करें, जिसका नाम है पठन लेख। तीसरे नंबर पे जो कौशल है उसका नाम है पठन कौशल। क्या नाम है उसका, पठन कौशल। कौशल का नाम है पठन, और पठन का मतलब होता है पढ़ना। पठन का मतलब क्या होता है भाई, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरे नंबर का जो कौशल है उसका नाम है पढ़ना। क्या नाम है, पढ़ना। और पढ़ने का जो कौशल है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ने की क्या क्या विधियां हैं, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कौशल का नाम क्या है, पठन कौशल। और इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारण। अर्थ ग्रहण करते हुए क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारण। उच्चारण कब करेंगे, अर्थ ग्रहण करते हुए, यानी पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके क्या करना, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पठित्वा यानी पढ़ करके क्या करना, अर्थ ग्रहण करना, या अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण, यानी अर्थ ग्रहण करते हुए, अर्थ ग्रहण
करते हुए उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना। अर्थ ग्रहण करते हुए क्या करना है? उच्चारण करना। इसका मतलब हुआ पढ़ कर के अर्थ ग्रहण करना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम, अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना। एक बात तो ये पठित्वार्थ ग्रहणम यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पठन कौशल का मतलब हुआ पढ़ना, और पढ़ना का मतलब यह अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। उद्देश्य की बात करें तो पठन कौशल का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ ही अर्थ ग्रहण करेंगे। क्योंकि हमने जो पढ़ा था पहला ग्रहण फिर अभिव्यक्त पढ़ लिया, पढ़ना, अब जो पढ़ना हो रहा है ग्रहण हो रहा है, और लिखना होगा जो अभिव्यक्त करना होगा। ठीक है, तो बात करें पठित्वार्थ ग्रहणम यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, और अर्थ की बात करें तो अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारण यानी अर्थ ग्रहण करते हुए हम लोग क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, जो हमने पढ़ा था उसमें सुनना जो था ग्रहण करना था, और बोलना क्या था? अभिव्यक्त करना था। अब हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पठन कौशल। पढ़ना यानी पढ़ रहे हैं, और पठन कौशल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पठन का मतलब ग्रहण करेंगे, और लेखनम यानी लिख करके उसका अभिव्यक्त करेंगे। तो इसका उद्देश्य है पठित्वार्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, और अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना। भाषा शिक्षण का यह तृतीय कौशल है। देखो, पहला था श्रवणम, सुनना, बोलना, और तीसरा कौशल है ये है पठन कौशल। भाषा शिक्षण का यह तृतीय कौशल है, इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाचन कौशल। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हम बोलेंगे। वाचन का मतलब बोलना, पढ़ना और पढ़ करके बोलना, तो वाचन कौशल भी कहते हैं। भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है, इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। श्रवण की अपेक्षा, देखो, सुनने की बजाय पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनने के बजाय पढ़ने से जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है, जबकि सुना हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, जबकि पढ़ा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो कहते हैं सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल में लिपि का महत्व ज्यादा है। अब आगे ने बात, इससे पहले जो कौशल पढ़े दो, सुनना और बोलना, उसमें वहां की बात थी कि वहां हमने पढ़ा था ध्वनि विज्ञान और यहाँ लिपि विज्ञान का, तो लिपि का महत्व ज्यादा है। अब यहाँ लिपि का कार्य प्रारंभ हो गया है, तो कहा गया है पठन कौशल में लिपि का महत्व ज्यादा है। किसका महत्व ज्यादा है? लिपि का। पठन कौशल की बात करें तो अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है, इसलिए इसे वाचन कौशल कहते हैं। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और पठन कौशल में लिपि का महत्व ज्यादा होता है। किसका महत्व ज्यादा होता है? लिपि का महत्व ज्यादा होता है। पठन कौशल के उद्देश्य की बात करें, इसके क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, सभी को ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पढ़ते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले गति, लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन करना। पढ़ते समय गति का ध्यान होना चाहिए कि हमारी गति क्या है। ऐसे नहीं बहुत तेज पढ़ रहे हैं और बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, नहीं, गति हमारी अनुकूल होनी चाहिए। लय पूर्वक उच्चारण करना, जो लय है उसकी, कहते हैं ना, जैसे गाना होता है ना, गाना, यदि आपको गाने को कोई ऐसे लिख करके पकड़ा दे और आपको उसकी ट्यूनिंग नहीं पता तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको उसी अंदाज में नहीं गाओगे तब तक वह याद नहीं होता है ना। इसलिए कहते हैं कि गाना जो भी होता है ना, उस गाने को उसी अंदाज में आप जब गाओगे तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो गद्य पद्य जो भी होता है,
काव्य होता है, शिक्षण जो काव्य आप पढ़ते हो उस काव्य को या पद्य को जैसे आप उसी लय में पढ़ोगे, उसी छंद के अनुसार पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए गति का भी ध्यान होना चाहिए और लय पूर्वक उच्चारण का सामर्थ्य संपादन करना चाहिए। यह हमें ध्यान रखना चाहिए प्राथमिक स्तर में। जब प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो एक तो गति का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं बहुत तेज गति से पढ़ा रहे हैं, और लय पूर्वक उच्चारण का सामर्थ्य संपादन करना चाहिए, लय पूर्वक उच्चारण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लाइन को बहुत तेज पढ़ रहे हैं या दूसरी लाइन को पंक्ति को बहुत धीरे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान गति से पढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, भावों के अनुकूल शब्दों में यति देकर तथा अभिनय पूर्वक पठन करना। जैसा पाठ है, जैसा उस पाठ का भाव है, उस भाव के अनुकूल शब्दों में यति देना चाहिए। ऐसे नहीं यति हम रुक रहे हैं, आगे जाकर के रुकना चाहिए था पहले। विराम, यति छंद में हमने पढ़ा है ना, राम जिसे कहते हैं विराम, यति का मतलब होता है विराम देना, रुकना, कुछ क्षण के लिए रुकना। तो भाव के अनुकूल शब्दों में यति देकर और अभिनय पूर्वक पढ़ना। अभिनय का मतलब होता है नाटक। जैसे छोटे छोटे छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो उनके छात्रों को ऐसे अभिनय का, छात्रों के सामने ऐसे अभिनय का प्रयोग करना जिसे छात्र जल्दी से सीख सके, जिससे अभिनय के माध्यम से छात्र जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए अभिनय पूर्वक पठन करना यह कार्य माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। भावों के अनुकूल शब्दों में यति देकर तथा अभिनय पूर्वक पठन करना यह कार्य कहाँ होना चाहिए? माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। सृजनात्मकता शक्ति का, यार सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है निर्माण, और निर्माण का मतलब होता है क्रिएट करना, जो नहीं है उसको देना, जो अब तक नहीं सीखा अब वो सिखाना। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्माण करना, और निर्माण का मतलब जो चीज संसार में नहीं है ऐसी चीज का विकास होना, निर्माण होना। तो सृजनात्मक शक्ति का विकास, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का क्या हो? विकास हो, यानी छात्रों के मन में आविष्कार होने ने विकार, मतलब जो विकास रूपी मन में शक्तियों का विकास हो। इसलिए सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, स्वशैली का विकास हो, स्वयं के द्वारा वो स्वयं लिख सके। ऐसे मतलब स्वयं के मन में ऐसे विचार आने चाहिए कि वो बिना सुने ही अपने मन के विचार से कुछ लिख सके, तथा आनंदानुभूति हो, और उनमें क्या होनी चाहिए? आनंद की अनुभूति आए। ठीक है, यह कार्य कब होना चाहिए? उच्च स्तर में होना चाहिए। क्या क्या? सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। किसका विकास हो? सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, स्वशैली का विकास हो, तथा आनंदानुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। तो यहां हमने तीन चीज पढ़ी है। एक, सबसे पहले प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? गति, लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन करना। दूसरी बात करें यानी समान गति में पढ़ने का सामर्थ्य, इस चीज का मतलब ये हुआ। दूसरे नंबर पे होता है माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर भावों के अनुकूल शब्दों में यति देना चाहिए और नाटकाभिनय भी करना चाहिए। पाठ के अनुसार या भाव के अनुसार नाटकाभिनय करना, यह माध्यमिक स्तर के लिए। और उच्च स्तर की बात करें तो सृजनात्मक शक्ति का विकास, स्वशैली का विकास और आनंदानुभूति ये कार्य करना चाहिए, जिससे छात्रों को आनंद की अनुभूति हो। यानी ऐसे विषयों का निर्माण करना, क्रिएट करना, माहौल बनाना कि जिससे छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, उनमें स्वयं की शैली का विकास हो, जिससे आनंद की अनुभूति हो। इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पठन कौशल से ग्रहण होता है। तो इन सब का निष्कर्ष यही है, ग्रहण होता है। निष्कर्ष ग्रहण होता है किस किस के द्वारा? इन सब के द्वारा हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि अब तक हमने जो पढ़ा है उन सब का एक ही औचित्य है, एक ही महत्व है, वह है ग्रहण होना। ग्रहण का मतलब कुछ ना कुछ सीखना, अंदर इनपुट होना, ग्रहण होना। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात। पठन कौशल में उद्देश्यों की बात करें
तो निष्कर्ष से एक निष्कर्ष निकलता है कि पठन कौशल से क्या होता है, ग्रहण होता है। पठन कौशल में शुद्ध उच्चारण का महत्व है। एक जो शब्द है नहीं शुद्ध, यह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें द्वय दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ द में ध होता है ना, तो शुद्ध यहाँ आपको हर जगह ऐसा दिखाई देगा, समझना है, जबकि यहाँ आपको द्वय दिखाई दे रहा है ना। पठन कौशल में शुद्ध उच्चारण का महत्व, जो पठन कौशल होता है उसमें शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व होता है। अच्छा, शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या है और क्या क्या उसका नुकसान है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अशुद्ध उच्चारण से स्पष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होता। देखो यहाँ पे भी आ रहा है ना, इसको ध्यान समझना है। अशुद्ध उच्चारण से स्पष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, कभी कभी तो अनर्थ भी हो जाता है। कभी कभी तो क्या हो जाता है, अनर्थ भी हो जाता है। क्या अनर्थ होता है, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, पाणिनि के अनुसार अधम पाठक के 6 दोष होते हैं और उत्तम पाठक के भी 6 गुण होते हैं। एक तो अधम यानी दबा हुआ, जो कमजोर व्यक्ति होता है, तो यह चीज कहाँ है कि ये पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा में कहा है, पाणिनि के अनुसार अधम पाठक के 6 दोष, यह कहाँ कहा गया है, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। क्या, गीति शीघ्र शिर कंपी यथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्प कंठस्य सड़ेति पाठकाधमा। गीति शीघ्र शिर कंपी, गीत रूप में हर एक बात को, जैसे गद्य पढ़ रहा हो, श्लोक पढ़ रहा हो, पद्य जो भी पढ़ रहा हो, काव्य पढ़ रहा हो, नाटक पढ़ रहा हो, जो भी पढ़ रहा हो, कोई भाषण पढ़ रहा हो, तो गीति शीघ्र शिर कंपी, जैसे ये लाइन पढ़ी है, अशुद्ध उच्चारण से स्पष्ट अर्थ का ज्ञान होना, इसको भी गीत रूप में गाना। गीति का मतलब होता है गीत रूप में गाना। गीति शीघ्र, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, शिर कंपी, और पढ़ाते समय सिर को हिलाना, ऐसे ऐसे करना, गीत के रूप में गाना, ठीक है। शीघ्र गाना, बहुत तेज तेज गाना, सिर को हिला करके पढ़ना, और जैसा लिखा है यथा लिखित पाठक है, जैसा लिखने वाले ने लिख दिया वैसा ही पढ़ना, चाहे गलत लिखा हुआ हो और चाहे सही लिखा हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पता ही नहीं है उसको। अनर्थज्ञो, अनर्थज्ञो, अर्थ को बिना जाने समझना, यानी अर्थ को बिना जाने ही बोलना। अल्प कंठ से, और धीमे धीमे जैसे बोलते हैं ना, जैसे गीति शीघ्र शिर कंपी, यानी कंठ को दबा करके बोलना, है ना। अल्प कंठ से धीरे धीरे पढ़ना, है ना, और अल्प कंठ से धीरे धीरे पढ़ना, और धीरे धीरे पढ़ना, जैसे तेज भी नहीं, धीरे धीरे पढ़ना। ये अधम पाठक के दोष होते हैं। वह उत्तम पाठक नहीं होता है, वह अधम पाठक होता है। किसने कहा है, पाणिनि ने कहा है। कहाँ कहा है, पाणिनि ने शिक्षा में कहा है कि गीति शीघ्र शिर कंपी यथा लिखित पाठक है अनर्थज्ञो अल्प कंठस्य सड़ेति पाठकात्मा। ये 6 प्रकार के अधम पाठक होते हैं। अधम पाठक कौन कौन होते हैं, उन्होंने कहा है कि शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है, कहा है कि अशुद्ध उच्चारण से स्पष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होता, कभी कभी तो अनर्थ हो जाता है। इसलिए पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने कहा है कि 6 यानी अधम पाठक के 6 दोष होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं, गीति शीघ्र शिर कंपी यथा लिखित पाठक अनर्थज्ञो अल्प कंठश्च सड़ेति पाठकाधमा। यानी हर एक गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे नाटक हो, किसी को भी गीत रूप में पढ़ना, शीघ्र पढ़ना, बहुत जल्दी से पढ़ना, और शिरा कंपी, सिर को हिला करके पढ़ना, हर बात में गर्दन को हिला करके पढ़ना। अगर जैसे बच्चों के सामने आप करोगे, बच्चे भी ऐसा अनुकरण करेंगे। यथा लिखित पाठक है, और जैसा पाठक ने लिख दिया वैसा का वैसे ही पढ़ना। अनर्थज्ञो, बिना अर्थ को जाने पढ़ना, और अल्प कंठ से धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे, यानी गले को दबा करके, यानी दबाने का मतलब यहाँ है कि आवाज को दबा करके धीरे धीरे करना, स्पष्ट नहीं बोलना। ऐसे जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं वो अधम पाठक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधम पाठक। एक व्यक्ति वो होता है उत्तम पाठक। उत्तम पाठक वो होता है जिसमें भी 6 गुण पाए जाते हैं, और पाणिनीय शिक्षा में उत्तम पाठ के भी 6 गुण होते हैं, अधम होता है और उत्तम। यानी कहा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार नहीं है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय
शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी पाणिनि के अनुसार कह सकते हैं इसको, या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उत्तम पाठक के भी 6 गुण होते हैं। अधम वह होता है जिसमें 6 दोष होते हैं, उत्तम वह होता है जिसमें 6 गुण होते हैं। और गुणों की बात करें तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वर धैर्यं लया समर्थं च षडेते पाठका गुणा। माधुर्यम यानी पढ़ाते समय मधुरता का प्रयोग करना, श्रेष्ठ पठन में मधुरता। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करना। देखो क्या लिखा है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वर, पदों का विच्छेद करना, सुस्वर अच्छे स्वर में गाना, अच्छे स्वर में पढ़ाना। धैर्यम लय समर्थन च, धैर्य यानी धीरता से पढ़ाना, धैर्य के साथ, लय से पढ़ाना। षडेति पाठका गुणा, ये पाठक जो होते हैं, ऐसा जो कार्य करते हैं, वो 6 उत्तम गुण वाले पाठक होते हैं। ये सब कौन होते हैं, उत्तम पाठक होते हैं। तो क्या लिखा गया है, पाणिनि शिक्षा में कहा गया है क्या कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेदस्तु सुस्वर धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणा। कि माधुर्यम यानी श्रेष्ठ पाठन में मधुरता, मधुरता से पढ़ाना। किससे पढ़ाना, मधुरता से पढ़ाना। ठीक है, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करना, पदों का विच्छेद करते हुए पढ़ना, अच्छे स्वर में पढ़ना, धीरता से पढ़ना तथा लय से पढ़ना, ये उत्तम पाठक के 6 गुण होते हैं। वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, उत्तम पाठक कहलाते हैं। और अधम पाठक कौन कहलाता है, उत्तम पाठक कौन कहलाता है, क्योंकि कहा गया है कि अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा पढ़ते समय बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, कौन से काव्य को, कौन से पाठ को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इन सब का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करें पठन के प्रकार। पढ़ने का और पढ़ाने का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है। पठन के प्रकार की बात करें तो पठन के प्रकार जो होते हैं ना, इन प्रकारों की बात करें तो पठन के प्रकार 2 होते हैं। पढ़ाने के 2 प्रकार होते हैं। पठन के कितने प्रकार होते हैं भैया, 2 प्रकार होते हैं। पठन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो पठन होता है सहस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं और पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं, पढ़ना हो या चाहे पढ़ाना हो। पठन का मतलब होता है पढ़ना। अभी आप पढ़ाने वाला कैसे क्या का प्रयोग करेगा उसका भी हमें ध्यान रखना है। पठन के प्रकार की बात करें तो पठन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सहस्वर पठना, एक होता है मौन पठन करना। ध्यान दिए, कौन सा हो गया, एक तो सहस्वर, स्वर के साथ पढ़ना, और एक मौन धारण करके हुए पढ़ना। पठन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। बहुत ये पठन कौशल और लेखन कौशल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाषा के कौशल से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 5 प्रश्न। तो यहाँ कौशल की मैं बात करूँ तो पठन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो सहस्वर पठन, एक कौन सा होता है मौन पठन। अच्छा, सहस्वर पठन का बात करें तो स यानी सहित, स्वर के सहित पढ़ना, स्वर सहित पढ़ना यानी लय में पढ़ना, और मौन का मतलब चुपचाप पढ़ना। मौन पठन करो, चुपचाप पढ़ो, बिना होठ हिलाए पढ़े जाने वाला, किया जाने वाला पठन मौन पठन कहलाता है। बिना होठ हिलाए किए जाने वाला पठन क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। और सहस्वर पठन क्या कहलाता है, स्वर सहित पढ़ना यानी लय ताल से पढ़ना, लय से पढ़ना ही क्या कहलाता है, सहस्वर पठन कहलाता है। सहस्वर का मतलब होता है स्वर के साथ यानी लय के साथ पढ़ने वाला, किया जाने वाला पठन सहस्वर पठन कहलाता है। लय के साथ किया जाने वाला पठन सहस्वर पठन कहलाता है। और बिना होठ हिलाए किए जाने वाला पठन मौन पठन कहलाता है। ठीक है, सहस्वर पठन की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। और मौन पठन की बात करें तो मौन पठन भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सहस्वर पठन का प्रकार नहीं है, मौन पठन का प्रकार नहीं है। ठीक है, अच्छा बात करें सहस्वर पठन की। सहस्वर पठन करने से पहले सबसे पहले अध्यापक कक्षा में जाता है और आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। और जैसा शिक्षक करेगा छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे।
छात्र क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अच्छा, अब जब अनुकरण कर लेते हैं तो अध्यापक क्या करता है, समूह में भी पढ़वाता है। 3 चीज याद करनी है, सबसे पहले शिक्षक पढ़ाएगा, फिर छात्र पढ़ेंगे, फिर समूह में पढ़ेंगे। 3 चीज याद करनी है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अध्यापक कक्षा में जाएगा, अध्यापक पढ़ाएगा। तो अध्यापक पढ़ाएगा उसे कहते हैं आदर्श वाचन। जब अध्यापक पढ़ाएगा उसके बाद में छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। अच्छा, जब अनुकरण वाचन भी हो जाएगा तो छात्र और शिक्षक एक साथ पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे समूह वाचन, यानी समूह में मतलब समवेत वाचन। तो सहस्वर वाचन कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया भाई, 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार हो गए, आदर्श वाचन। अच्छा, आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है, आदर्श वाचन। पहला वाचन कौन सा है, आदर्श वाचन। दूसरा देखिए कौन सा है, अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब क्या होता है, छात्रों के द्वारा। और अनुकरण कौन करता है, एक एक छात्र करता है। जैसे अध्यापक ने पढ़ाया और एक छात्र को कहा खड़ा हो रे, एक छात्र को उठाया और उसको कहा आप भी बोलिए ऐसा, जैसा मैंने पढ़ा है वैसा आप भी पढ़िए। तो एक एक छात्र के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। अनुकरण करता है छात्र, एक एक छात्र के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। कौन सा वाचन कहलाता है, अनुकरण वाचन। एक एक छात्र खड़ा होता है उसमें और एक एक छात्र क्या करता है, एक एक छात्र खड़ा होता है और एक एक छात्र उसको पढ़ता है। अध्यापक ने पढ़ाया सबसे पहले तो। अच्छा, सहस्वर वाचन, अध्यापक ने एक श्लोक बोला, क्या कि अपि स्वर्णमयी लंका नेमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों, क्योंकि जननी यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी क्या है, बढ़कर है। तो अब यहां जैसे अध्यापक ने पढ़ाया इस श्लोक को और एक छात्र को कहा, जैसे कोई भी छात्र है आप खड़े होइए, तो छात्र खड़ा होता है, एक छात्र खड़ा होता है और छात्र को बोलता है आप भी इसको बोलिए। तो छात्र वैसे बोलता है अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अब यहां देखिए, एक होता है अनुकरण वाचन, एक होता है अनुवाचन। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे बोलना। अब अनुवाचन का मतलब होता है सभी छात्र समूह में बोलेंगे। अध्यापक ने बोला, फिर छात्रों का आप भी बोलिए, तो सभी छात्र कक्षा के सभी छात्र एक साथ बोलेंगे। तो वह कौन सा वाचन होता है, अनुवाचन होता है। ध्यान देने वाली बात है, एक होता है अनुकरण वाचन, एक होता है अनुवाचन। अनुकरण वाचन की बात करें तो अनुकरण जो वाचन होता है वह छात्रों के द्वारा होता है, एक एक छात्र के द्वारा। और अनुवाचन भी छात्रों के द्वारा होता है, लेकिन वह समूह के छात्रों के द्वारा होता है। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, अनुकरण का मतलब होता है अनुकरण करना, और एक एक छात्र बोलता है, वहां बहुत सारे छात्र एक साथ बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्य जो होते हैं ना प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। और जो अनुवाचन होता है ना, अनुवाचन वह प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है। ये वाला जो वाचन है ना, ये अनुवाचन, ये किसके लिए होता है भाई, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। देखिए, अध्यापक ने आदर्श वाचन किया, फिर कौन करेगा, अनुकरण वाचन, छात्रों के द्वारा। अध्यापक क्या करता है, एक एक छात्र के द्वारा अनुकरण वाचन करवाता है। फिर क्या करते हैं, जब शिक्षक क्या करता है, छोटी कक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो छोटी कक्षा में प्राथमिक कक्षा में पढ़ाता है तो अनुवाचन करवाता है, अनुकरण नहीं करवाता। फिर क्या करता है, अनुवाचन, यानी शिक्षक नेतृत्व में देखता हुआ है, ध्यान रखेगा, और छात्रों के द्वारा क्या करता है, वह प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के द्वारा क्या करवाता है, अनुवाचन करवाता है। अच्छा, जब क्या करता है, जब दोनों चीजों, दोनों यहाँ छात्र भी ठीक हो जाते हैं, छात्रों में भी पठन का जो तरीका है उनको पता लग जाता है, अनुवाचन करना सीख जाते हैं, तो फिर अध्यापक क्या करता है, समवेत वाचन करता है। समवेत वाचन समूह में छात्रों के द्वारा होता है, और समवेत वाचन यानी समूह में एक साथ बुलवाता है। अब यहाँ क्या करता है, छात्र कभी कभी अध्यापक के साथ भी बोलते हैं और कभी एक साथ स्वयं भी बोलते हैं। छात्र क्या करते हैं, समूह में उसका वाचन करते हैं। ठीक है, अनुकरण यानी छात्रों के द्वारा, एक ही छात्र के द्वारा होता है। अनुवाचन शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा होता है, शिक्षक ध्यान रखेगा। और समवेत वाचन यानी समूह में होता है, और समूह में छात्र क्या करते हैं, उसका वाचन करते हैं। जब कभी कभी शिक्षक भी क्या करता है, समवेत वाचन में स्वयं शिक्षक भी छात्रों के साथ होता है, शामिल होता है। एक होता है पठन, जिसकी बात करें, जिसका नाम है मौन पठन। और मौन पठन का मतलब होता है बिना होठ हिलाए किया जाने वाला पठन। यह पठन 3 प्रकार का होता है।
कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मौन पठन का प्रकार नहीं है, दे दिया सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन, द्रुत मौन पठन और सस्वर पठन। तो आपको पता होना चाहिए ये तीन तो किसके पठन है, मौन के। सस्वर तो अलग होता है ना, तो नहीं होता है, सस्वर नहीं होता है। ठीक है, मौन पठन कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। सामान्य मौन पठन, आराम से सामान्य मौन पठन करना, गंभीर होकर के मौन पठन करना और द्रुत यानी बहुत तेज गति से मौन पठन करना। मौन पठन कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। अच्छा, मौन पठन की बात करें तो मौन पठन कितने प्रकार का हो गया, एक तो सामान्य मौन पठन, एक गंभीर मौन पठन, एक द्रुत मौन पठन। इसको कैसे, सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन। ठीक है, मौन पठन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामान्य, गंभीर, द्रुत। कितने प्रकार के हो गए, सामान्य, गंभीर और द्रुत। पठन के प्रकार की बात करें तो पठन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन, मौन पठन। सस्वर पठन की बात करें तो 1 नंबर पे आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है, प्रत्येक छात्र के द्वारा होता है, एक एक छात्र के द्वारा। एक होता है अनुकरण वाचन, कई भाग होता है, जिसका नाम है अनुवाचन, यानी प्राथमिक कक्षाओं में एक एक छात्र के द्वारा होता है शिक्षक के नेतृत्व में। एक होता है 3 नंबर पे संवेद वाचन, यानी संवेद का मतलब होता है समूह में छात्रों के द्वारा होता है। मौन पठन की बात करूं तो मौन पठन 3 प्रकार का होता है, सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन। मौन पठन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब सस्वर के क्या उद्देश्य हैं, हमें ये ध्यान रखना है। सस्वर पठन, पठन के प्रकार, और पठन के प्रकार की बात करें तो 1 नंबर पे कौन सा था, सस्वर पठन। सस्वर के क्या उद्देश्य हैं, इससे शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास होता है। एक तो पहली बात, सस्वर के उद्देश्य शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास होता है, ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचित कराना। छात्रों को क्या होता है, इससे ध्वनि की जो है आरोह, कभी लय को ऊपर की ओर ले जाना, कभी अधः के नीचे की ओर ले जाना, आरोह अवरोह का बोध कराना। यथा अवसर हो तो वाणी में कभी की ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का क्या करना, प्रयोग करना। यानी अवसर के अनुसार या पाठ के अनुसार वाणी में प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों का क्या करना, प्रयोग करना। सस्वर के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्य की बात करें, शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना, ध्वनि के आरोह अवरोह में, या ध्वनि की जो आरोह अवरोह की भाषा है, जो हमारी जो भाषा यानी पढ़ाने का जो श्लोक आदि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कैसे कैसे उसका प्रयोग करना है। वाणी में कभी ओज का, कभी प्रसाद का और कभी माधुर्य गुणों का प्रयोग करना। जैसे महाराणा प्रताप का लेसन पढ़ रहे हैं तो फिर वीरता का, है ना, और जब किसी कायर व्यक्ति का पढ़ रहे तो कायरता का बोध करवाना, श्रृंगार का बोध करवाना, अलग अलग गुणों का बोध करवाना। तो कहते हैं सस्वर का उद्देश्य यही है। महन उद्देश्य की बात करें कि शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास होता है, ध्वनि के आरोह अवरोह से परिचित होता है व्यक्ति, यथा अवसर वाणी में ओज, प्रसाद में माधुर्य गुणों का विकास होता है और उनका प्रयोग करता है। इसमें पहले नंबर की बात करूं तो 1 नंबर है इसका, जिसका नाम है आदर्श वाचन। वाचन का नाम क्या है, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक के द्वारा। आदर्श वाचन कौन करता है भाई, शिक्षक के द्वारा। आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक ही करता है, कभी ये मत सोचना कभी कोई छात्र भी करता है, नहीं। आदर्श वाचन शिक्षक करेगा, शिक्षक का अनुकरण करेंगे छात्र। तो शिक्षक पदों का आदर्श उच्चारण करता है। आदर्श का मतलब अच्छी व्यवस्थित तरीके से उच्चारण करना, आदर्श का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से उच्चारण करना। शिक्षक पदों का आदर्श उच्चारण करता है, यह उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, है ना, ताकि छात्र उसका अनुसरण कर सके। जैसा अध्यापक बोलेगा या पढ़ाएगा उसी का अनुसरण कौन करेंगे, छात्र करेंगे। इसलिए जो शिक्षक का जो आदर्श वाचन है वह बहुत ही आदर्श होना चाहिए और आदर्श होने के साथ साथ स्पष्ट भी होना चाहिए। जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा, आदर्श नहीं होगा, तो छात्र उसका अच्छी तरीके से अनुसरण या अनुकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए छात्र का यहाँ किया गया उच्चारण या आदर्श वाचन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर छात्र क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षकों का या शिक्षक का जो आदर्श उच्चारण करता है यह उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात तो स्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र उसका अनुसरण कर सके। अच्छा, जब छात्र
अनुसरण करेंगे तो कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आदर्श वाचन जब अध्यापक कर रहा है, शिक्षक आदर्श वाचन करेगा तो छात्र कब उसका अनुसरण कर सकेंगे, कब अनुकरण कर सकेंगे, इसके लिए भी कुछ बातें हैं। कक्षा में पूर्णतया शांति रहे। ऐसे नहीं अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा है और छात्र आवाज कर रहे हैं, बाहर से आवाज आ रही है, कोलाहल हो रहा है, तो भी छात्र ढंग से अनुसरण नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कक्षा में पूर्णतया शांति रहे। दूसरी बात, शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण हो। पहली तो कक्षा में क्या हो, पूर्णतया शांति हो, शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण हो। शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध क्या होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। पाठ में आए हुए विराम चिन्हों का व अन्य प्रतीक चिन्हों का ध्यान रखा गया हो। कि अध्यापक क्या करे कि जब अध्यापक आदर्श वाचन कर रहा हो तो छात्र कक्षा में पूर्णतया शांति रखे, या कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होनी चाहिए। शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण हो, पाठगत विराम चिन्हों व अन्य प्रतीक चिन्हों का भी ध्यान रखें। ठीक है, आदर्श वाचन करते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, एक तो कक्षा में पूर्णतया क्या हो, शांति हो। दूसरी, शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण हो। तीसरा, पाठगत विराम चिन्हों व अन्य प्रतीक चिन्हों का ध्यान रखा गया हो। ठीक है, सहस्वर वाचन का उद्देश्य की बात करें तो शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना, ध्वनि के आरोह अवरोह का परिचित करना, यथा अवसर जो रूप रस है ना, कहने का मतलब यह है यथा अवसर जो भी ओज प्रसाद माधुर्य जो गुण है उन गुणों का क्या हो, प्रयोग होना चाहिए। अच्छा, जो भी शास्त्र की रस है, श्रृंगार, जो भी शांत करुणा रस आदि का भी प्रयोग होना चाहिए। आदर्श वचन जब शिक्षक कर रहा हो तो शिक्षक पदों का आदर्श आचरण करता है, यह उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए ताकि छात्र उसका क्या कर सके, अनुसरण कर सके। कक्षा में पूर्णतया शांति रहनी चाहिए, शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण हो, पाठगत विराम चिन्हों व अन्य प्रतीक चिन्हों का क्या होना चाहिए, ध्यान रखा गया हो। ठीक होता है अनुकरण वाचन। देखो अनुकरण वाचन की बात करें, एक एक छात्र के द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, एक एक छात्र द्वारा। अच्छा, अनुकरण वाचन की बात करें तो छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। अनुकरण वाचन के समय भी आदर्श वाचन के समान सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनुकरण वाचन का अनुसरण अन्य छात्र करते हैं। अच्छा, अनुकरण वाचन क्या होता है कि एक सभी छात्र एक साथ नहीं करते हैं, एक एक छात्र करता है ना। अध्यापक क्या करता है, एक छात्र को खड़ा करता है, कहता है आप भी अनुकरण कीजिए, तो वह श्लोक को बोलेगा तो अन्य छात्र, वही कक्षा में शांति रहनी चाहिए, स्पष्ट बोला जाना चाहिए, आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाना चाहिए, सब चीजों का ध्यान होना चाहिए, वैसे जो आदर्श वाचन में हो रहा था। अब अन्य छात्रों का तो क्या हो रहा है, उस समय फिर आदर्श वाचन हो रहा है। अरे भाई, जब छात्र क्या कर रहा है, कोई छात्र अनुकरण वाचन कर रहा है, एक छात्र खड़ा होकर के पढ़ रहा है, तो अन्य छात्र तो उसका अनुकरण कर रहे हैं ना, फिर भी सीख रहे हैं, इसलिए वो सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। अनुकरण वाचन के समय भी आदर्श वाचन के समान सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनुकरण वाचन का अनुसरण अन्य छात्र करते हैं। क्योंकि अनुसरण कौन कर रहा है, अन्य छात्र और कर रहे हैं ना। या अगर यहाँ भी गलतियां होगी तो और अन्य छात्र हैं वो भी गलतियां करेंगे। अनुकरण वाचन के समय शिक्षक व अन्य छात्रों का मौन वाचन होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुकरण वाचन जब होता है, शिक्षक व अन्य छात्र केवल देखते रहते हैं। जब अनुकरण वाचन हो रहा है, एक छात्र अनुकरण वाचन कर रहा है, खड़ा होकर के पढ़ रहा है, तो कक्षा के अन्य सभी छात्र व शिक्षक केवल मौन ध्यान रखते हैं, मौन रूप से पढ़ते रहते हैं और कि कहाँ इसकी गलती होती है। तो मौन वाचन किनका होता है, अन्य छात्रों का मौन। अनुकरण वाचन के समय शिक्षक व अन्य छात्रों का क्या होता है, मौन वाचन होता है। ठीक है, 2 नंबर की बात होगी। पहला आदर्श वाचन शिक्षक करता है, दूसरा अनुकरण वाचन एक एक छात्र करता है। और जब एक एक छात्र यानी एक छात्र अनुकरण वाचन है तो अन्य छात्रों का भी उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, जब एक छात्र अनुकरण वाचन करता है तब उस समय कक्षा में स्थित शिक्षक व अन्य छात्रों का मौन वाचन होता है। क्या होता है, मौन वाचन होता है। एक है समवेत वाचन, अनुवाचन या पुनः वाचन। समवेत का मतलब होता है समूह में, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, और पुनः यानी फिर से पढ़ना। समवेत वाचन, तीसरे नंबर पे वाचन कौन सा है, समवेत वाचन।
सभी छात्रों से शिक्षक कभी मौन कभी ऊंचे स्वर में भावों के अधिगम के लिए समवेत वाचन करता है, समूह में वाचन करवाता है। यानी समवेत का मतलब होता है समूह में, अनु का मतलब होता है बाद में फिर से, और पुनः यानी फिर से, अनु यानी फिर। तो सभी छात्रों से शिक्षक कभी कभी मौन कभी ऊंचे स्वर में कभी भावों के सीखने, अधिगम का मतलब होता है सीखने के लिए समवेत वाचन करवाता है। समवेत का मतलब क्या होता है भाई? समवेत का मतलब होता है समूह में वाचन करवाता है। तो अध्यापक क्या करता है? सभी छात्रों से शिक्षक कभी कभी मौन कभी ऊंचे स्वर में यानी भावों के अधिगम के लिए उनसे समूह में क्या करवाता है? समूह में वाचन करवाता है। उसे ही क्या कहते हैं? समवेत वाचन कहते हैं। देखिए मित्रों, आज इस कक्षा में हम जो पठन के जो प्रकार हैं उन पठन के प्रकारों में सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी इसमें हम सस्वर पठन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सस्वर पठन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और एक संवेद वाचन। अब जो बच रहा है मौन वाचन, उस मौन वाचन के जो 3 प्रकार हमने पढ़े थे उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा हमारी आगामी कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।